मति, श्रुति, अवधि, मनापर्य और केवल, ये 5 ज्ञान के प्रकार बताए हैं पिछले सूत्रों में। आगे हम डिटेल में और समझेंगे जब केवल ज्ञान के टॉपिक पे आएंगे डिटेल में, कि ये 5 कैटेगराइजेशन आपके और मेरे समझने के लिए बना है कि आप इस तरह से चीज़ों को कैटेगराइज करके समझ सकते हैं। जैसा मैंने पिछले सूत्रों में ही बताया, किसी भी चीज़ को समझना है तो उसे कैटेगरीज में ब्रेक करना पड़ेगा और फिर आप उसे इजीली समझ जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ कैटेगरी में ब्रोकन है, हमें समझने में इजी है अगर हम उसे ब्रेक कर लेंगे तो। सेम बात नॉलेज के लिए अप्लाई होती है। ज्ञान 5 तरीके का नहीं है। जब हमें ज्ञान को समझना है तो हम उसे 5 तरीकों में बांट के फिर धीरे धीरे एक एक पार्ट को समझ रहे हैं ताकि हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। और केवल ज्ञान कुछ ऐसी ही एक कैटेगरी है। उदाहरण के तौर पे ये समझ लीजिए कि मति, श्रुति, अवधि और मनापर्य ये 4 गाड़ी के 4 पहिए हैं और केवल ज्ञान शायद उन पे रखी एक गाड़ी है। तो जब गाड़ी चल रही है तो सारे ही गाड़ी का पार्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि ओ ये आगे वाला टायर अलग है और पीछे वाला टायर अलग है, ऐसा नहीं होता है। जब कोई क्रिकेट खेल रहा है और अलग तरीके के शॉट्स लगा रहा है जीतने के लिए, तो वो जीतने की कोशिश कर रहा है या जीत रहा है, तो जीत के बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो स्वीप शॉट लगा के जीता है या कवर ड्राइव से जीता है। ये तो तर्कश के तीर हैं आपके पास अलग अलग, मति, श्रुति, मनापर्य, अवधि। इन चारों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को चारों में। और ये जब चारों इम्प्रूव हो जाएंगे तो जब केवल ज्ञान की स्टेज आएगी तब तो उस फ्लो में, जब क्रिकेट का उदाहरण ले, जब बॉल आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि कौन से शॉट से ज़्यादा फायदा है। ये आपका उसी वक्त क्विक इंट्यूशन आएगा इतनी प्रैक्टिस होने के कारण। तो आपके लिए तो जीत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस में आपने इंटेलेक्चुअल रॉ पावर यूज़ किया, आपने कॉम्प्रहेंशन, किसी से समझना यूज़ किया, या खुद का इंट्यूशन या कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज़ की। मेन गोल तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, मेन गोल तो अपने आप को बेहतर करना है। अगर आपने वो बेहतर कर लिया तो ये फॉल्स डिस्टिंक्शन ख़त्म हो जाएंगे कि रॉ इंटेलेक्ट अलग है या कॉम्प्रहेंशन अलग है या इंट्यूशन अलग है। सारा कुछ मर्ज हो जाएगा इन अ वे। और उसी को शायद हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब केवल ज्ञान होता है तो बाकी 4 ज्ञान छूट जाते हैं। सही भी है, क्योंकि उस वक्त आपके लिए कैटेगरी इंपॉर्टेंट ही नहीं बची। इन कैटेगरीज के बीच की लाइन ब्लर हो गई है। आगे सूत्र में लिखा है आद्य परोक्षम, यानी कि 5 ज्ञानों में से आदि के 2, फर्स्ट के 2, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। जैसा मैंने पहले बताया था, ये डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। ये हमारे सेंसरी सिग्नल्स पे, इंद्रियों पे, मन पे डिपेंड करते हैं। हमें पहले अगर दुनिया को समझना है तो कुछ सिग्नल्स हमें दुनिया से मिल रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, एट्सेट्रा। उसके बाद हमारा माइंड उसे कॉम्प्रहेंड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और फिर एक समझ डेवलप हो रही है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये परोक्ष है, यानी कि डिपेंडेंट है, स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो भी आगे आएगा क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जब हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और दुनिया को क्यों समझना है, क्योंकि याद करें शुरू में ही बताया था कि मोक्ष का मार्ग तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र। और
मोक्ष क्या है? तो मोक्ष तो अपने आप को दुनिया के इन्फ्लुएंसेस से मुक्त करना ही मोक्ष का नाम है। तो किसी चीज़ से मुक्त कब होंगे? जब आप उस चीज़ को समझेंगे और अपने आप को समझेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को और दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। इन दो चीज़ों को जब आपने समझ लिया, फिर से कहूँगा, अपनी एबिलिटीज़ को और दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जब आपने सही तरीके से समझ लिया, तो आपको सम्यक दर्शन हो गया। और उसके बाद तो बस नट की तरह नाचते जाना है, मेहनत करते जाना है, कॉन्टिन्यूसली इस चेन को तोड़ते जाना है, और वही मोक्ष का मार्ग है। अब आगे बढ़ते हुए लिखा है प्रत्यक्ष मन्यत, यानी कि बाकी के जो 3 नॉलेज है, मन्यत बचे हुए, अवधि, मना, पर्याय, केवल, ये सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यानी कि इसमें ये 3-4 स्टेप्स ऑफ नॉलेज नहीं आएंगी। ये बस इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली, इंस्टेंटली आपको रियलाइज हो जाएगा। किसी के मन की बात आपको बस यूं ही समझ में आ जाती है, उसको आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करना पड़ता, वो तो फिर वो इंटेलेक्ट की कैटेगरी में आ गया। ये हमने देखा है दुनिया में भी कि मति और श्रुति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दुनिया को समझने के लिए। परोक्ष ज्ञान है, डिपेंडेंट नॉलेज है। अगर एक उदाहरण लूँ करियर के क्षेत्र से, तो यूएस में सैट की एग्ज़ाम होती है अंडरग्रेड एडमिशन के लिए, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश की एग्ज़ाम होती है। इंडिया की तरह नीट या जेईई इस तरह के अलग एग्ज़ाम्स नहीं होती हैं, एक कॉमन एग्ज़ाम होती है एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए। और एप्टीट्यूड के 2 पार्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। रॉ फॉर्म में बोले तो वही हमारे यहाँ भी लिखा है, मति और श्रुति। एक आपकी रॉ इंटेलेक्ट टेस्ट करता है, एक आपका कॉम्प्रहेंशन टेस्ट करता है। तो अगर दुनिया में आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, तो आपको अपना इंटेलेक्ट शार्प करते रहना पड़ेगा और कॉम्प्रहेंशन शार्प करते रहना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें बहुत बेसिक और फंडामेंटल हैं। अगर ये 2 चीज़ें आपने अच्छे से कर ली हैं, बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक लैंग्वेज की कमांड आपकी अच्छी है, तो फिर उस फाउंडेशन पे आप अपना करियर किसी भी फील्ड में जाएं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एप्लीकेशन हर फील्ड में है। और बाकी के जो परोक्ष नॉलेज बताएं, अवधि ज्ञान, मना, पर्याय, स्पेशली इन 2 पे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं, बिजनेस लीडर्स होते हैं, ऐसे कई लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, करता हूँ, जो ऑन पेपर पढ़ाई के नाम पे इतनी पढ़ाई नहीं की है, या बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता है, नहीं समझ में आती है उन्हें, पर कस्टमर के मन की बात इंस्टिंक्टिवली समझ में आती है। ऐसे लोग व्यवसाय में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम बोलते हैं कि उनका बिजनेस इंट्यूशन, स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा है, बिजनेस इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में, बिजनेस में बहुत सक्सेस अचीव करते हैं, बिकॉज उनका इंट्यूशन टू अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स माइंडसेट या देयर वोटर्स माइंडसेट इज वेरी स्ट्रांग। तो ये कुछ मना पर्याय का एप्लीकेशन ही कहूँगा। इसलिए हालांकि दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है मति और श्रुति, मैथ और लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ हासिल करना, और शायद आम भाषा में या स्कूल्स में, कॉलेज में हम मन, पर्याय या अवधि को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट जैसे ही आप करियर में आते हैं, कॉर्पोरेट करियर में स्पेशली, या किसी और भी करियर में, रियल लाइफ में,
कॉलेज वगैरह के बाद, तो आपको समझ में आने लगता है कि कैसे फ्यूचर एस्टिमेशन, लोगों के मन की बात समझना, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। आपका जो एस्टिमेशन पावर होता है, अवधि ज्ञान का एप्लीकेशन कह लें, मनःपर्य जो है यानी कि लोगों को समझना, आपके कलीग्स को समझना, इसे इमोशनल लीडरशिप भी कह सकते हैं, एम्पैथी भी कह सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। उससे जोड़ के हम देख सकते हैं मनःपर्य को पर्टिकुलरली। सो कहने का मतलब ये है कि ये सारे आपके तर्कश के तीर हैं, मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्य। और केवल ज्ञान तो वही है कि बस आपको ये पता है कि कब कौन सा चलाना है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई घमंड नहीं है आपको, या कोई चॉइस नहीं कि यही वाला चलाऊंगा। जिसकी जब ज़रूरत है आप वो चलाइए। और ये बिजनेस वाले, पॉलिटिशियंस लोग और भी लीडर्स जो होते हैं दुनिया के किसी भी फील्ड के, वो ये गुमान नहीं करते कि मैं फलाना टूल ही यूज़ करूँगा, फलानी प्रोसेस ही यूज़ करूँगा। वो हमेशा ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो आउटकम ओरिएंटेड थिंकिंग रखते हैं। तो वो एक केवल ज्ञान का एप्लीकेशन हम अपनी लाइफ में लगा सकते हैं कि आउटकम ओरिएंटेड थिंकिंग रखना है। ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा टूल यूज़ करना है। जितने टूल हैं सब में मास्टरी अगर कर सकें तो बहुत बढ़िया। और आउटकम अचीव करने के लिए कौन से टूल में मास्टरी करना है, वो नॉलेज आपको, वो समझ आपको होना चाहिए। आगे के सूत्रों में हम हर कैटेगरी के नॉलेज को और डिटेल में समझेंगे। अब मति को समझते हैं। मति स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यन अर्थांतरम। यानी मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के ही नामांतर हैं या सिनोनिम्स हैं। 5 वर्ड दिए हैं, बट केवल 5 नहीं, एक कैटेगरी को डिस्क्राइब करने की कोशिश हुई है कि मति से मतलब क्या, इंटेलेक्ट से मतलब क्या। तो इंटेलेक्ट मतलब आप सब चीज़ें जो भी हम रॉ इंटेलेक्ट में जनरली बोलते हैं कि आपकी एनालिसिस की क्षमता, किसी भी बात को समझने की क्षमता जो है, आप उसको ब्रेक करके समझ पा रहे हैं, वो मति हो गया। स्मृति यानी कि आपको याद रखने की क्षमता, वो स्मृति है। संज्ञा यानी कि कनेक्टिंग द डॉट्स या उदाहरण देना। कई राइटर्स का, स्पेशली जो कविताएं लिख रहे हैं या कहानियाँ लिख रहे हैं, वो कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो वो संज्ञा की कैटेगरी में आ गया। चिंता, चिंता को यहाँ पे हम थोड़ा सा न्यूट्रल कॉनोटेशन में यूज़ करते हैं। चिंता को हम तर्क बोल देते हैं कि किसी भी टॉपिक पे अगर आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हैं, तर्क वितर्क डिबेट कर पा रहे हैं, वो जो एबिलिटी है वो भी मति का ही एक एप्लीकेशन है, मति की कैटेगरी का ही एक है। और अभिनिबोध, अभिनिबोध अगेन एक टाइप का एस्टिमेशन कह लें, अनुमान कह लें, कनेक्टिंग द डॉट कह लें। सो ये सारी जो चीज़ें बताई हैं, एनालिसिस, मेमोरी, कनेक्टिंग द डॉट्स, गिविंग एग्जाम्पल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एस्टिमेशन एबिलिटी, ये सारी मति का ही कैटेगरी में मानी जाएंगी। मति की ही कैटेगरी के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। कोई एनालिसिस में बेटर होता है, कोई चीज़ें बहुत अच्छी याद रख पाता है, कोई कनेक्ट बहुत अच्छा कर पाता है कि अच्छा वहाँ ऐसा हुआ था तो यहाँ पे मैं यूज़ करके ये काम कर लेता हूँ। कोई लॉजिकली बहुत अच्छा आर्ग्यू कर पाता है किसी भी टॉपिक पे, और किसी किसी का एस्टिमेशन बहुत स्ट्रांग होता है कि अच्छा ये हुआ है तो अब अगला शायद ये होने वाला है। और आपने देखा होगा कि इंटेलेक्ट के भी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस, मैनी डायमेंशंस जैसे यहाँ बताए गए हैं, अलग अलग फील्ड में अप्लाई होते हैं। और आपको जिस भी फील्ड में जाना है, आप समझिए अगर आप मेडिकल की फील्ड में जा रहे हैं तो शायद स्मृति या मेमोरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप
किसी और फील्ड में जा रहे हैं, लॉ में जा रहे हैं, तो शायद चिंता यानी कि तर्क वितर्क की एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया को अगर आपको समझना है, दुनिया में अगर सक्सेस पाना है, दुनिया में अगर आपको समस्याओं से उबरना है, दुनिया को जीतना है, तो आपको मति ज्ञान को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी कैटेगरी में हैं, उस कैटेगरी के नॉलेज को इम्प्रूव करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। तदिंद्रिया निनिंद्रिय निमित्तम, इसका मतलब है मति ज्ञान 5 इंद्रियों और अनिंद्रिय यानी कि मन को रेफरेंस किया गया है। तो मति ज्ञान जो है वो मति 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मति ज्ञान अपने आप में एक डिपेंडेंट नॉलेज है, इसकी एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। कई बार वो स्टेप्स इतनी फास्ट होती हैं कि हमें लगता है कि बहुत इंस्टिंक्टिवली हमें समझ में आ गया, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने उसे फास्ट प्रोसेस कर दिया है उस चीज़ को। तो उस चीज़ को ये पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं सूत्र में कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमारी इंटेलेक्ट है, जो भी हमारा कॉम्प्रहेंशन है, जिस तरीके से भी हम दुनिया को समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेप वाइज है, हमें दिख नहीं रही है, इतनी फास्ट हो रही है, और ये डिपेंडेंट है, जो हमने अभी तक बात की डिपेंडेंट और डायरेक्ट नॉलेज की। अब अगले सूत्र पे आएंगे तो आपको वो सारी स्टेप्स भी बताई हैं। अगर अभी बस मति की ही कैटेगरी की आगे चर्चा कर रहे हैं, अभी बाकियों पे नहीं गए हैं। अवग्रहे अवाय धारणा, 4 शब्द यूज हुए हैं। अगर इस सूत्र को ब्रेक करूं, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए पॉइंट को कि कोई भी जब आप इंटेलेक्ट से किसी चीज को समझते हैं अपनी, तो उसमें टेक्निकली 4 प्रोसेसेस या 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये 15 नंबर का सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, बड़ा ही सुंदर सूत्र है, क्योंकि इसमें नॉलेज की स्टेप्स हैं। अवग्रह का मतलब है एक्सपोजर या इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपनी इंटेलेक्ट बढ़ाना है, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, जैसे हमने कहा कि दुनिया में सक्सेस पानी है, दुनिया को जीतना है, तो मैथ्स और लैंग्वेज में आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, और मैथ्स में या इंटेलेक्ट में या मति के क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें आपको इन 4 बातों को समझना पड़ेगा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह यानी कि एक्सपोजर, जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा आपकी समझ होगी, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा। हो सकता है कि आपकी स्मृति की पावर बराबर है किसी से, रटने की पावर या मति की पावर, एनालिसिस की पावर बराबर है, परंतु किसी का एक्सपोजर बहुत संकीर्ण दायरे में हो सकता है और किसी का एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। और ये एक्सपोजर एक जेनरिक वर्ड है, इसको ज्योग्राफी के सेंस में कह सकते हैं, उठने बैठने के लिए आप जिस सर्कल में रहते हैं उसमें कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से अब अगर आपकी न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको दुनिया का एक्सपोजर शायद ज़्यादा रहेगा वर्सेस केवल एक टीवी से देख रहे हैं या एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा, जो हमने पहले नए के संदर्भ में भी बात की है। तो एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कहते ही हैं ना अपने घरों में, इंडिया में, मैं छोटे गांव से आया, वहाँ पे हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं ताकि एक्सपोजर बढ़े, और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें वो देखेंगे, उतनी ज़्यादा समझ होगी। पर क्या केवल एक्सपोजर दे देने से नॉलेज हो जाता है? ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा जो बाहर आता है, निकलता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस पा जाए। ऐसे ही किसी और फील्ड में भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि केवल 4 चीज़ें पता होने से उसका नॉलेज हो जाएगा, ये नहीं होता है। एक 1 लेवल डीपर नॉलेज किसी भी चीज़ में आप जब पाएंगे तब आपको वो काम आएगा नॉलेज। अदरवाइज केवल ऊपर टप्पी 10 चीज़ें पता होने से कोई खास फायदा होता नहीं है।
सो अवग्रह के बाद की जो स्टेप है ईहा, ये बहुत ही फाउंडेशनल बेसिक स्टेप है। इसे क्यूरियोसिटी कह सकते हैं। ईहा, आपको अगर जानने की इच्छा है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसको समझ लेंगे। आपको अगर माँ बाप ने पैसे लगा के देश विदेश पढ़ने भेज भी दिया है, एक्सपोजर तो आपको मिल गया, 4 अलग अलग लोगों से मिले आप, उनकी जर्नीज देखी आपने, अलग तरह की दुनिया देखी, अलग तरह की सुविधाएं देखी, देखा क्या क्या पॉसिबल है। पर कई बार हो सकता है कि आपको क्यूरियोसिटी नहीं है जानने की, क्यूरियोसिटी नहीं है अपने आप को समझने की, दुनिया को समझने की, क्या क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी को समझने की, अपनी फील्ड में आके और क्या हो सकता है उसे समझने की। हो सकता है आपको क्यूरियोसिटी नहीं है, हो सकता है आपको वापस अपनी दुकान पे जाके गल्ला ही चलाना है, एंड दैट्स फाइन। बट अगर गल्ला भी चलाना है, दुकान भी चलाना है, और वहाँ पे भी अगर आपने क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई, तो फिर चांसेस कम है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, चांसेस कम है कि आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कुछ भी काम आपको करना है तो उसमें क्यूरियोसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, फाउंडेशनल है। छोटी सी दुकान चला के भी अगर आदमी क्यूरियोसिटी से चलाएगा कि ये कैसे हुआ, क्या काम करने पे कस्टमर को अच्छा लगा, क्या काम करने पे कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो लोग छोटी जगह पर रह के भी अपना बड़ा व्यवसाय बनाएंगे अपने समय में। और ऐसे कई उदाहरण मैं अपने परिवार में, अपने समाज में देखता हूँ। सो ईहा, क्यूरियोसिटी, लाइफ के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अप्लीकेबल है। इसके बाद की जो 2 स्टेप्स हैं, अवाय और धारणा। अवाय को हम कंक्लूजन या इन्फरेंस भी बोल सकते हैं। यानी कि अब हमने एक डिसीजन ले लिया कि अच्छा ये है। पहले हमने एक एक्सपोजर लिया कि अच्छा कुछ हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप सुबह सोकर उठे और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये अवग्रह हुआ है। यानी कि आपको पता है हाई लेवल की अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मूड अच्छा नहीं है, तो ये अवग्रह की स्टेज होगी। कई बार होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं, कि ठीक है आज मूड अच्छा नहीं है, किसी तरह निकाल दिया, कल देखेंगे अपने आप हो जाएगा ठीक। बट उस केस में आपने उसमें आगे नहीं बढ़े। पर हो सकता है किसी दिन आपने सोचा क्यों मूड अच्छा नहीं है, जरा मैं शांति से वॉक करते हुए या कोई भी दूसरी क्रिया करते हुए सोचता हूँ कि क्यों अच्छा नहीं है। और आपने सोचा ही क्यों? क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी थी जानने की, आपने उस दिन वो कदम बढ़ाया आपकी क्यूरियोसिटी के कारण, आपकी उत्सुकता थी उस फीलिंग को समझने की। जब आपने वो कदम बढ़ाया तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा आज उदासीनता शायद इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से अपने मित्रों से नहीं मिला हूँ, या कुछ अच्छा नहीं खाया, बहुत दिनों से रूटीन ब्रेक नहीं हुआ है, तो चलो आज कुछ खेलने चले जाते हैं, दौड़ने चले जाते हैं, दोस्तों से मिलने चले जाते हैं, मूवी चले जाते हैं, जो भी आपकी प्रक्रिया है, या कोई सोशल गैदरिंग कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं। तो जब आपने वो चिंता या ईहा या डिस्कशन या एनालिसिस अपने मन में किया, तो वो क्यूरियोसिटी जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। आपके मन में क्यूरियोसिटी थी इसीलिए आपने किया, वरना तो आप बेकार मूड से दिन भर भी निकाल सकते थे। पर क्यूरियोसिटी थी तो आपने समझा कि चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं, तो उससे शायद ठीक लगेगा। फिर ऐसा करते करते आपको समझ में आ गया, आपने एक निर्णय ले लिया कि अच्छा शायद इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं गए, चलिए आज मूवी चलते हैं, या आज जिम चलते हैं, या आज दौड़ने चलते हैं। वो आप अपने हिसाब से एक निर्णय ले लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ फला एक्टिविटी करने से मेरी बोरियत, मेरी उदासीनता दूर हो रही है। फिर ये ट्राई करने के बाद, ये निर्णय लेने के बाद कुछ समय बाद एक धारणा बन जाएगी, आपका मेंटल मॉडल जो है वो ट्रेन हो जाएगा। तो 4 स्टेप समझ में आई आपको। अवग्रह यानी कि इनिशियल एक्सपोजर, आपके मॉडल को एक बेसिक रॉ डेटा हमने फीड किया। फिर हुआ क्यूरियोसिटी या कंप्यूटेशन, कि आपका मॉडल अब ट्रेन हो रहा है। फिर आया अवाय, यानी कि अब आपके मॉडल ने एक डिसीजन लिया।
फिर आप उस डिसीजन को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये डिसीजन सही है गलत है। हो सकता है आप किसी दिन बोर होके मूवी देखने गए फिर भी आपको मज़ा नहीं आया, किसी दिन एक्सरसाइज करने के उस दिन हो सकता है मज़ा आया। तो अब आपका मॉडल ट्रेन हो गया कि हाँ, जब इस तरह बोरियत होती है तो मैं एक्सरसाइज करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मूवी जाने की बजाय। अब फिर चौथी स्टेप पे धारणा बन गई। अगले दिन कभी आप बोर हो रहे हैं, कुछ उदासीनता जैसी फीलिंग आ रही है, तो आपको पता है कि क्या करना है। आप बिना सोचे, आपको ऐसा लगेगा बिना सोचे, पर आपका माइंड ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है इस चीज़ से। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो मॉडल है बस वो प्रेडिक्शंस दे रहा है और आपको सीधे पता है कि अब नेक्स्ट काम क्या करना है जिससे ये बोरियत दूर हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं चीज़ों को समझने के लिए। चारों स्टेप इम्पॉर्टेंट है। पर्सनली मुझे लगता है कि ईहा या क्यूरियोसिटी की स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे बिगेस्ट फेलियर देखता हूँ मैं अपनी लाइफ में, अपने आसपास में अपना या लोगों का, कि एक्सपोजर तो फिर भी मिल जाता है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कई बार वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, हम किस फैमिली के हैं, कहाँ से हैं, क्या संजोग बन रहा है, क्या कोइंसिडेंट बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बट एक्सपोजर होते हुए भी इनफ क्यूरियोसिटी नहीं होना बहुत लोगों की करियर को, बहुत लोगों की ग्रोथ को किल करता है, ये मैंने देखा है। और जिन लोगों में क्यूरियोसिटी होती है वो खोदते जाते हैं, ढूंढते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। आजकल तो हर नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। जिसको क्यूरियोसिटी है वो चाहे तो पूरी दुनिया का ज्ञान ले सकता है। कोई बहाना नहीं है कि अरे हम कैसे ज्ञान लें, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं किसी नॉलेज को समझने के लिए। आशा है आपको भी समझ में आया होगा कि माइंड कई बार इतनी फास्ट चीज़ें कर देता है कि हम हर चीज़ को इन 4 स्टेप में ब्रेक नहीं करते हैं। वो और ज़रूरत भी नहीं है हर चीज़ के लिए ब्रेक करने की। कहीं ना कहीं आपके माइंड ने बचपन में ये ब्रेक कर करके सीख लिया है। आपका ब्रेन जो है, माइंड जो है, एक मेंटल मॉडल जो हम बोलते हैं, वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। कॉन्स्टेंटली ट्रेन हो रहा है नई चीज़ों के लिए, बट कई चीज़ों के लिए ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देता है। इसी को हम पहले से रिलेट करते हैं। हमने अभी तक के सूत्रों में यही सीखा था कि कर्मों की साइकिल चलती है। तो उस साइकिल को समझने की सीरीज़ में ही ये है कि हाँ, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, कैसे हम चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर करना शुरू कर देते हैं। हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, धारणा बन गई, हाइपोथेसिस बन गया, एक अजम्पशन बन गया। फिर अगली बार ऐसी ही कुछ परिस्थिति बनी तो हमने वही चीज़ करी क्योंकि अब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है। तो ये कर्मों की साइकिल भी इसी तरह चल रही है कि बचपन में कुछ हुआ, हमने एक तरीके से रिएक्ट किया, वो तरीके के रिएक्शन पे हमें जो अपने परिवार का, अपने दोस्तों का रिएक्शन आया वो अच्छा नहीं था। दूसरी बार हमने किसी और तरीके से रिएक्ट किया, तब वो रिएक्शन ज़्यादा अच्छा था। तो हमने अब लाइफ में ये सीख लिया कि अच्छा, फला रिएक्शन करेंगे तो बुरा आउटकम मिलेगा और फला रिएक्शन करेंगे तो अच्छा आउटकम मिलेगा। तो अब हम वो दूसरा वाला चूज़ कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग हर किसी की हो रही है, बचपन से हो रही है और एंड तक होते रहेगी। और ये 4 स्टेप्स उसको समझा रहा है कि ये ट्रेनिंग कैसे होती है। ये बहुत फंडामेंटल है। जब हम आगे और डिटेल में बात करेंगे कि कर्मों का साइकिल, एक्शन रिएक्शंस का साइकिल कैसे चलेगा। और अब आप ये समझ गए हैं तो आपको आगे ईजी होगा इसको ब्रेक करना, यानी कि इससे ऊपर उठना। कि नाउ दैट यू अंडरस्टैंड इट, हाउ डू यू एलिवेट योर सेल्फ अबव इट और टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड कि वाई आई एम डूइंग दिस। तो वो सब समझने के लिए ये 4 स्टेप्स मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।